नमस्कार, मेरा नाम गोपाल कुमार है और आप दरभंगा ज़िला देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ दरभंगा के नगर विधायक श्री संजय सरावगी जी मौजूद हैं। ये काफ़ी युवा नेता हैं और कर्मयोगी माने जाते हैं। साथ ही ये 4 बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दरभंगा के विधायक रह चुके हैं। 5वीं बार भी इन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। हम इनसे बात करेंगे दरभंगा के विभिन्न मुद्दों के बारे में और इस बार वो किस एजेंडे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। धन्यवाद। मैं पॉपुलर सवाल से स्टार्ट करता हूँ। अभी आपको एशिया पोस्ट फेम इंडिया के टॉप 50 विधायकों में रखा गया इंडिया के, तो क्या जनता यहाँ की उम्मीद कर सकती है कि क्या आप टॉप 50 मिनिस्टर्स या टॉप डिप्टी सीएम या सीएम बनेंगे? नहीं, पहले तो मैं उस एजेंसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने मुझे देश के 50 उत्कृष्ट विधायकों में चयन किया है। और वह एजेंसी विधायक चयन करने के पहले देश के 50 सर्वश्रेष्ठ जिला पदाधिकारियों को उसने चयन किया था। उसके पहले देश के सर्वश्रेष्ठ 50 ब्यूरोक्रेट्स का चयन किया था। उसके पहले देश के सर्वश्रेष्ठ 50 सांसदों का चयन किया था। उसके पहले वह देश के सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली महिलाओं का देश का चयन किया था। इस बार मुझे चयन किया गया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वही काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर है कि मेरे से वो क्या काम कराते हैं, और पार्टी की इच्छा पर निर्भर है कि मेरे से का कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई पद लोलुपता या सत्ता लोलुपता नहीं होती है। आगे क्या काम कराना यह पार्टी पर है और पार्टी ही चयन करती है कि कौन कार्यकर्ता कैसा काम करेगा। अच्छा, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं अपने विधायक और सांसद से, जो क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनसे काफ़ी खुश नहीं होते। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बात में ये अलग हो जाता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके क्षेत्र की जनता, आप नॉर्मली उनके बीच होते हैं और आपको पसंद करती है। क्या कारण है इसका? नहीं, शुरू से ही जब मैं जनप्रतिनिधि बना था, जब मैं विधायक का मुझे टिकट मिला और उसके बाद मैं चुनाव जीता, उसके पहले मुझे मेरे अपने एक विधायक से मुझे काम पड़ा था। मुझे उनसे मिलने में 20 दिन लग गया था और मेरे और विधायक के बीच में 7-8 आदमी से मुझे मुलाकात करनी पड़ी थी। तो जब मैं विधायक बना तो मैंने सोचा कि जिसके लिए मैं बना, अर्थात हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और जिसके कारण हम लोग विधायक हैं, उससे और जनप्रतिनिधि से इतनी दूरी क्यों? उनसे एक अनुशंसा करानी थी मुझे। वो अनुशंसा करने में मुझे क्या क्या करना पड़ा, इसलिए मैंने उसी से निर्णय किया कि नहीं, जिसके कारण हम हैं उससे सीधा संपर्क बना के रखना। और अगर हम प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो अपने क्षेत्र की जनता और मतदाताओं के कारण जनप्रतिनिधि हैं। तो शुरू से ही मैंने पब्लिक कनेक्ट बना के रखा। कोई भी दुख में, सुख में या कोई भी मुझसे मिलना चाहता था, मैं 20 दिन में क्षेत्र में रहता हूँ, सुबह 4 घंटा बैठता हूँ, तो मुझसे मिलने में कोई किसी को दिक्कत नहीं है। और या मुझे कहीं भी लोग कहते हैं कि विधायक जी को बुलाना है तो एक फ़ोन करो और विधायक जी आपके यहाँ चले आवेंगे। ये मैं शुरुआत से ही बना के रखा हूँ, जिसके कारण जो है लोगों का प्रेम मोहब्बत मुझे मिलता रहा है। जी, आप हमेशा सुख दुख में उनके साथ दिखते हैं, अपने लोगों के साथ दिखते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बाढ़ का भी दरभंगा में काफ़ी प्रकोप था, साथ ही कोरोना वायरस से भी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई अभी तक, उससे भी लोग निपट रहे हैं। साथ ही बेरोजगारी का एक दौर है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। इस दौरान भी आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर अच्छे अच्छे चौकों पर देखे जा सकते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात है कि इलेक्शन को अभी से स्टार्ट करना चाहिए कैंपेनिंग, या फिर कहीं डर कुछ? नहीं, ये इलेक्शन ईयर है, इस साल इलेक्शन होना है, तो हम लोग कुछ भी करते हैं तो लोग उसको चुनाव के हिसाब से ही देखते हैं, जबकि ऐसा बात नहीं है। हम तो लगातार जिस दिन से जीतते हैं चुनाव, उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारी में लगते हैं। जिस दिन 5 साल पहले से जनता के बीच में जाना, जनता के सुख दुख में सहभागी होना, जनता का काम करना। और हम लोग, कोरोना पूरा वैश्विक महामारी है, लोग संकट में हैं, लेकिन आज के दिन में बिहार का जो रेशियो है और दरभंगा का रेशियो, वो पूरे विश्व और देश के बनिस्बत बहुत कम है। और हम लोगों ने कोरोना वैश्विक महामारी में भी काम किया, जब मुझे लगा कि नहीं, मेरे से ज़्यादा लोग दुखी हैं। बहुत लोग कहते थे घर से मत निकलिए, घर में रहिए, लेकिन हम लोगों ने फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए
जिनको हमारी ज़रूरत है, जो कष्ट में है, उनके साथ हम लोग रह गए। उसके बाद बाढ़ आई, भीषण विपदा, एक तरफ कोरोना का वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ बाढ़। लेकिन उसके बाद भी हम लोग सुख दुख में, जो मेरी आदत में शुमार हो चुका है। और आपने होर्डिंग की चर्चा की। होर्डिंग जो कार्यकर्ता है वो लोग लगाते हैं, वो खुद ही लगा रहे हैं, क्योंकि उनको प्रसन्नता है, पूरे मिथिला को प्रसन्नता है, दरभंगा को प्रसन्नता है कि जिसको हम चुने वो देश के 50 सर्वश्रेष्ठ विधायकों में चुना गया है, तो वो लोग लगा रहे हैं, तो उनको प्रसन्नता है। और तो चौक चौराहा पर वो लोग लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये तो मिथिला के लिए गौरव है। और मुझे सम्मान थोड़ी मिला है, ये सम्मान तो मिथिला का सम्मान है। ये सम्मान मेरे क्षेत्र के 5 लाख लोगों का, जिसमें 3,03,000 मतदाता हैं, उनका सम्मान है। तो हम लोग लगे रहते हैं काम में। टीका टिप्पणी करने वाले लोग करते हैं, तो हम लोग काम में लगे रहते हैं। अच्छा, अब हम कुछ अहम मुद्दों की बात करते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी का जो मसला है। उसके अलावा हमने देखा है बहुत ज़्यादा माइग्रेशन है दरभंगा से या फिर अगल बगल के इलाकों से। तो आपको क्या लगता है कि दरभंगा में जो इंडस्ट्रीज़ की स्थिति है उसको सुधारना चाहिए? उसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या ऐसे कदम आप उठा रहे हैं, या क्या आपको लगता है किया जाना चाहिए? यहाँ बड़ी संख्या में पलायन है, स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह पलायन, देश आज़ाद हुआ सन 47 में, 60-62 साल किसने राज किया इस देश में? इस देश में कांग्रेस ने राज किया या कांग्रेस के समर्थित दलों ने राज किया? क्या किया उन्होंने? मिथिला से इतना बड़ा जन समर्थन उनको मिलता था, कुछ नहीं किया। और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती है। और आज इतना विकास का काम हो रहा है, अगर सड़क बन रहा है, पुल पुलिया बन रहा है, या जो भी काम हो रहा है, उसमें तो रोजगार के साधन सृजन होते ही हैं। लेकिन सरकारी नौकरी तो सरकार के हिसाब से होती है। और बहुत रोजगार, आप 15 साल पहले जब जाइएगा, 15 साल पहले का जो बिहार था और आज का जो बिहार है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आज अगर तारामंडल दरभंगा में बन रहा है, उससे पर्यटन स्थल बनेगा। खगोल शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा मिथिला का, बिहार का दूसरा तारामंडल है। अगर 39 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज का आधुनिकतम भवन बना है, और शहर का विकास या मिथिला का काम हो रहा है। आज मिथिला 2 भागों में विभक्त थी, अटल जी ने कोसी महासेतु दिया। तो इतना सारा काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से सब में रोजगार का सृजन में हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बाद भी पलायन है। यह हमारी मिथिला की एक जो है, जो भी कह लें, लेकिन पलायन है। और बेरोजगार लोग हैं, बहुत सारी बड़ी संख्या बेरोजगारों की है। और हमारी सरकार उस क्षेत्र में भी काम कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने मिथिला पेंटिंग की चर्चा की, तो पूरे विश्व में मिथिला पेंटिंग चला गया। और मिथिला पेंटिंग पूरा चला गया। अब याद करिए 10 साल पहले का मिथिला पेंटिंग, केवल कहीं इक्का दुक्का मिथिला पेंटिंग नज़र आता था। इस 10 साल में पूरे विश्व में मिथिला पेंटिंग बढ़ा, मिथिला में बढ़ा, जिसके कारण लाखों लाख लोगों को रोजगार मिला, उसमें विशेषकर महिलाओं को। आप मिथिला के गांव-गांव में जाके देखिए, आज मास्क बन रहा है, आज पाग मिथिला का बन रहा है, आज मिथिला की साड़ियाँ बन रही है, आज मिथिला के चादर बन रही है। और आज अगर मखाना को आत्मनिर्भर अभियान में प्रधानमंत्री जी ने बोला, तो गांव-गांव में मखाना के से रोजगार का सृजन हुआ है। इसीलिए ऐसे ऐसे काम कर रही है देश की सरकार या राज्य की सरकार, जिसमें रोजगार का सृजन हो रहा है लोगों को। अगर इतने सारे शोरूम खुले, 15 साल पहले बिहार की जो हालत थी और मिथिला की जो हालत थी, सत्ता संपोषित अपराध था। और सत्ता संपोषित अपराध था तो समाज के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों का पलायन हुआ। और पलायन ही नहीं हुआ, लोग की हत्याएं हुई, लोग की फिरौती हुआ, लोग अपना व्यापार नहीं कर रहे थे, लोग अपना काम नहीं कर रहे थे, डॉक्टर का, पुराने इंजीनियर का, व्यापारी का, लोग अपना घर जमीन बेच के जो है दूसरे राज्यों में गए। और इस 15 सालों में हजारों हजार नया दुकान खुला, शोरूम खुला, मॉल खुला, मिथिला और बिहार बदल गया। इससे भी बहुत सारे रोजगार के साधन बढ़े हैं। इसलिए ठीक है, बेरोजगारी है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 सालों में जब हमारी सरकार बनी, और जब 15 सालों से हमारी सरकार है, तो बहुत काम हुआ है और आगे भी होगा। अच्छा, हमने जब माइग्रेशन की बात की तो हमें एक बहुत क्लासिक केस नज़र आता है ज्योति पासवान का, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से वो एक मजबूरी में उन्होंने अपने पिताजी को दिल्ली से, गुड़गांव से साइकिल से यहाँ तक लाया। मैंने भी वो स्टोरी कवर की थी। तो उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा चैनल्स पे, जो नेशनल चैनल्स हैं, उन पे स्पेशली क्रिटिसाइज़ किया गया कि आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं पब्लिसिटी के लिए,
क्या कहेंगे आप इस पर? मैं पहला जनप्रतिनिधि था जो ज्योति पासवान के घर पे गया था, क्योंकि वो मिथिला की बेटी थी और वो दुख में अपने पिताजी को साइकिल से लेकर आई थी। वो एक अनुसूचित समाज की बच्ची थी। तो मैंने उसको सांत्वना देने गया, मैं उसकी मदद करने गया। और जब मैं गया और चैनलों ने दिखाया, उसके बाद देश की और राज्य के लोग वहाँ जाकर उसको मदद भी किए, उसको सरकारी सहायता भी मिली और मैंने भी एक अच्छी साइकिल, रेसिंग साइकिल उसको दी थी। इसलिए जिसको दिखाना है, अगर निगेटिव आप खबर नहीं दिखाएंगे तो लोग व्यूअर नहीं बढ़ेंगे, एक आदत हो गई है। पॉजिटिव दिखाएंगे, संजय सरावगी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये खबर नहीं है। संजय सरावगी गलत काम कर रहा है, वो खबर बनती है। तो इसलिए ये कोई विषय नहीं है मेरे लिए ये विषय था कि मिथिला की बेटी ज्योति पासवान 1000 किलोमीटर से ऊपर से एक टूटी फूटी साइकिल से लेकर अपने पिता को लेकर आई कोरोना मेरा उसके इच्छा थी उसकी मदद करने की, उससे बात करने की, और मैंने मदद किया। पहला पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैं था जो उसके दरवाजे पर गया था और उसकी हालत मैंने देखी थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप पहले ऐसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, क्योंकि हमने भी जब वहाँ पर जाकर के रिपोर्टिंग की थी तो हमने देखा कि वहाँ के जो स्थानीय एमएलए थे वो भी मौजूद नहीं थे। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरे मन में ये आता है कि जैसे आपने देखा होगा कि सोनू सूद लगातार बसों से लोगों को भिजवा रहे थे, आपने ऐसा कुछ करने की क्यों नहीं सोची? क्योंकि वहाँ पे पब्लिसिटी नहीं थी। मैंने बहुत सारा काम किया, आपको कौन कहा नहीं किया। मैं 4 लेन पर 4 दिन 5 दिन तक वहाँ खड़ा रहा था। जो मजदूर आ रहे थे, किसी के पैर में छाले थे, किसी का चप्पल टूटा हुआ था, लोग रोड पर उन लोग को रोक के वाहनों पर, कोई बंगाल का था, कोई मालदा का था, कोई सिल्लीगुड़ी का था, कोई पूर्णिया का जत्था था, कोई नेपाल का जत्था आया जो उत्तर प्रदेश जाना था, तो रुकता था, मैं उन लोगों को पानी चाय कराता था। और फिर जो भी वाहन उधर का था, चाहे वो ट्रक हो चाहे वो बस हो, उनको रोक के मैंने वहाँ भेजा था। और ये खबर भी जो है चैनल के आप लोगों ने दिखाया था, बड़ी मात्रा में दिखाया था। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग जनसेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और जनता अगर कष्ट में है तो उसके कष्ट से अपने को जोड़ना और उसके कष्ट का निदान करना, इसी काम में हम लोग लगे रहते हैं। अच्छा, हम एक बार फिर थोड़ी बेसिक चीज़ों पर आते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर आते हैं, क्योंकि हमने आपको हमेशा देखा है विधायक जी कि आप सड़कों का उद्घाटन करते हुए हमेशा दिखते हैं, बट ज़्यादातर विद्यालयों का उद्घाटन करते हुए मैंने आपको कभी नहीं देखा ऐसे। या फिर अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी दरभंगा में एलएनएमयू को बार बार बनाने की मांग हो रही है, मैं खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो बाहर जाके पढ़ने की ज़रूरत होती है। डीएमसीएच का भी आप लगातार दौरा करते होते हैं, जो कि अच्छी बात है, आप हमेशा देखते होते हैं क्या बदला है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। अभी डीएमसीएच में भी कुछ मामले सामने आए, विवाद सामने आए, तो इस बारे में क्या राय है? आपने पहले कहा कि आप सड़क का उद्घाटन करते हैं, शिक्षण संस्थानों में नहीं जाते, तो इसका मतलब आपको पता नहीं है। आप स्टार्ट करिए, शुरुआत करिए। मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय में +2 का भवन मेरे कार्यकाल में बना। उसके बाद आइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कन्या उच्च विद्यालय में +2 का भवन मेरे कार्यकाल में बना। उसके बाद आइए आप MRM स्कूल में मेरे कार्यकाल में भवन बना। उसके बाद आइए आप जिला स्कूल, ML एकेडमी, पूर्वांचल उच्च विद्यालय, जो भी मेरे क्षेत्र में उच्च विद्यालय है उन सब में भवन मेरे कार्यकाल में बना। उसके बाद आइए इंजीनियरिंग कॉलेज, आज 39 करोड़ का आधुनिकतम भवन बना है, जो किसी भी निजी इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन नहीं हो सकता। हम लोग जब विधायक बने थे तो यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, GMIT था, वो भी बंद पड़ा हुआ था। आज वहाँ जाके देखिए कैसा भवन बना है, कितना आधुनिकतम भवन बना है। महिला IIT बना है, मेरे क्षेत्र में बनी है। आप शिक्षा की, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। जब हम लोग सत्ता में आए थे उस समय सरकारी अस्पतालों में जाने वाले मरीज की संख्या आज 300 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। ये आंकड़ा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन होता है, कंप्यूटर पर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर पर नोट होता है। 300 गुना किसको कहते हैं 300 गुना? अगर सरकारी अस्पतालों में लोगों का विश्वास नहीं बढ़ा तो 300 गुना वहाँ कौन जाने वाला है? गरीब जाते हैं, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जाते हैं। 15 साल पहले का आंकड़ा स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में जाने वाला और आज का आंकड़ा 300 गुना, किसको कहते हैं 300 गुना? 300 गुना बढ़ा है। और आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 130 करोड़ का बन रहा है। आज नया सर्जिकल भवन हमारा बन रहा है। अभी हाल में मैंने स्वीकृत कराया दरभंगा में 100 बेड का आधुनिकतम सदर अस्पताल जो गंगवाड़ा में बनेगा, उसका शिलान्यास इस 7-8 दिन में बिहार सरकार के माननीय
मुख्यमंत्री जी करेंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे बिहार का मेरे क्षेत्र कंसी में प्रथम भारत सरकार की योजना से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रथम बिहार का मेरे क्षेत्र कंसी में बना। आज वासुदेवपुर सोनहान में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। इसलिए ऐसा नहीं है। आज शहरी स्वास्थ्य केंद्र मेरे क्षेत्र में 5 है। अब जाके देखिए वार्ड नंबर 1 अलीनगर में, चूनाभट्टी में, आयकर चौराहा पर, उर्दू में, फिर खाजा सराय में 5 शहरी स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है और सब में चिकित्सक हैं। उसके बाद भी समस्या है, उसमें और सुधार होने की आवश्यकता है और सुधार करने की आवश्यकता है और हम लोग लगे हुए हैं, उसमें और सुधार किया जाएगा। आज एम्स का निर्माण दरभंगा में तय हो गया कि दरभंगा में एम्स बनेगा। आज एयरपोर्ट दरभंगा में मेरा गैर सरकारी संकल्प था। जब उड़ान योजना मोदी सरकार ने प्रारंभ की तो सबसे पहले मैंने बिहार विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प लगाया। तो सरकार का आश्वासन था कि सरकार दरभंगा के एयरपोर्ट में गैर सरकार की अनुशंसा करेगी। एम्स जब भारत सरकार ने तय किया कि बिहार में एम्स जैसा एक अस्पताल, और ये रिकॉर्ड का विषय है। आप देखिए बिहार विधानसभा में सबसे पहले मैंने मामला उठाया कि एक और एम्स देने का जो भारत सरकार ने निर्णय किया है वह मिथिला की अघोषित राजधानी दरभंगा में बने। सरकार का आश्वासन था उस पर, और वो आश्वासन को कंप्लायंस सरकार कर रही है। इसलिए ऐसा नहीं है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो कि शिक्षा के क्षेत्र में हो कि आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हो कि सड़क हो, नालों का निर्माण हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम लोगों ने काम नहीं किया और काम के आधार पर ही हम लोग की पहचान बनी है। उसके बाद भी कुछ समस्याएं हैं, उस समस्याओं को फिर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आज पूरे बिहार में 243 विधानसभा में 52 ROB स्वीकृत हुए रेल ओवरब्रिज। केवल एक विधानसभा 83 दरभंगा में, उस 52 में से 7 ROB स्वीकृति हैं रेल ओवरब्रिज। बिना काम किए थोड़ी होता है, वो बनेगा आने वाले समय में, क्योंकि सरकारी योजना में PPR बनना, रेल विभाग से NOC लेना, DPR बनना, फिर टेंडर करना, और बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग का पुल निर्माण निगम इन ROB को बनाएगा। आने वाले समय में हम लोग दरभंगा को रेल ओवरब्रिज 7-7 ROB बन जाएगा तो जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। जाम की समस्या के साथ साथ लोगों की बहुत सारी समस्या से मुक्ति मिलेगी। इसलिए हम लोग लगे रहते हैं काम में। कुछ लोगों को हम लोग का काम सुभाता नहीं है, तो बोलने वाले लोग बोलते हैं और हम लोग काम करने वाले हैं तो हम लोग काम करते हैं। निश्चित तौर पर आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया उससे दरभंगा की स्थिति में सुधार आया है। लेकिन एक बात बताइए कि पटना का सिलेक्शन हो गया, मुजफ्फरपुर का हो गया, भागलपुर का हो गया, बट दरभंगा का स्मार्ट सिटी के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? स्मार्ट सिटी में नॉर्म से कुछ, उसमें पॉइंट है, उस पॉइंट के आधार पर नगर निगम को परस्यू करना था। वो पॉइंट दरभंगा नगर निगम नहीं अर्जित कर सका, जिसके कारण बिहार शरीफ और दरभंगा में कंपटीशन था। लेकिन बिहार शरीफ माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र था और पॉइंट के मामले में दरभंगा थोड़ा पिछड़ गया, इसलिए स्मार्ट सिटी नहीं बन सका। लेकिन आगे दरभंगा जो है निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी भी बनेगा और दरभंगा नमामि गंगे में भी स्वीकृत है। बागमती की नदी के किनारे जो है वहाँ घाट बनना है, और फिर जो है यहाँ सीवरेज की भी कमी है, सीवरेज बनना है, और भी निश्चित रूप से जो काम बाकी है हम लोग करेंगे और दरभंगा को अच्छे शहरों में शुमार करेंगे। इसमें नगर निगम की भी सहायता चाहिए। नगर निगम में राशि की कमी नहीं है, बहुत सारी धनराशि नगर निगम में पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ भी थोड़ा कार्य संस्कृति बदलनी चाहिए, लोगों की प्रतिबद्धता, मजबूत प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए। इसलिए शहर में अगर कहीं कूड़ा है, कहीं मच्छर है तो और कहीं कोई कमी है तो ये नगर निगम की भी बड़ी जवाबदेही है, और उसमें भी हम लोग लगे रहते हैं, समय समय पर काम करते हैं। तो खैर, जो मेरा अगला सवाल था उनका उन्होंने लगभग पहले ही जवाब दे दिया, लेकिन मैं फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ कि हम लगातार देखते हैं कि जलमग्न वाली स्थिति बनी रहती है टावर और उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो आपने 15 साल आप विधायक रहे हैं, तो नगर निगम से जो कोऑर्डिनेशन है वो अभी तक सुधार नहीं पाया, और अगर आप फिर बनेंगे विधायक तो क्या क्या गारंटी है कि ये चीज़ सुधर जाएगी? देखिए, सबसे पहले शहर का पानी निकलना चाहिए बाहर। कोई व्यवस्था नहीं थी शहर का पानी बाहर निकलने का। आज 29 करोड़ से दोनाटिन्ही पुल का हमने नाला स्वीकृत कराया, शायद नगर से एकमी का नाला स्वीकृत कराया। मतलब शहर का पानी जब तक अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंचेगा। पहले शहर में बहुत सारे डबरे थे, गड्ढे थे जिसमें पानी जाता था, वो सब लोगों ने भर दिया। हो सकता है वो निजी ही हो, बहुत सारे तालाब भी भर गए, हो सकता है वो निजी हो, उसको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए कानून का विषय हो सकता है। लेकिन जो जल के जमाव का जो केंद्र था, लेकिन अब पहले वाली स्थिति नहीं है।
पहले 2-2 3 दिन तक पानी लगा रहता था, अब बारिश होती है और पानी जल्द से जल्द निकल जाता है। लेकिन 2-3 मोहल्ले ऐसे अभी भी बचे हैं जहाँ पानी, टावर वगैरह की आप बात करते हैं, कितनी भी बारिश होती है। हमने किला घाट में अपने MLA फंड से एक मात्र 400 फीट का नाला बनवा दिया, वो 6 फीट नीचे था। आज पूरे उस इलाके का पानी उस नाले से बागमती नदी में जा रहा है। इसलिए थोड़ी बहुत मैंने पूर्व में भी कहा है, लेकिन काम इतना किए हैं। 15 साल पहले का दरभंगा, आप लोग तो उसमें बहुत छोटे रहे होंगे। यहाँ से दरभंगा स्टेशन से दोनार, दरभंगा स्टेशन से DMCH लगभग 1-1.5 किलोमीटर है, जाने में 1.5 घंटा लगता था, टेम्पू पलट जाता था। आप दोनों रोड की जो स्थिति देखते, 1.5 3 फीट गड्ढा, 2.5 फीट गड्ढा, कोई जीप पलट रहा है, कोई टेम्पू पलट रहा है, और सत्ता पक्ष का MLA सरकार के खिलाफ अनशन पर नहीं बैठता है। लेकिन मैंने वो भी निर्णय किया, अपने सरकार के खिलाफ 5-6 दिनों तक अनिश्चितकालीन अनशन पर मैं दारू भट्टी चौक पर बना। माननीय मुख्यमंत्री का फोन आया, माननीय उप मुख्यमंत्री का फोन आया, मैं डिगा नहीं। उसके बाद पथ निर्माण मंत्री स्वयं दरभंगा आए और दोनों सड़क को बनाने का निर्णय किया, तब जाके मैं आमरण अनशन तोड़ा। और आज दोनों सड़क बहुत अच्छी सड़क शहर की है। दूसरे जिलों के भी लोग आते हैं तब मुझे उससे वाहवाही मिलती है कि नहीं, आपके शहर की सड़क अच्छी है। उसके बाद भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान होगा आने वाले समय में। अब 15 साल से हम लोग हैं, लोग यहाँ 70 साल से शासन किए, 65 साल शासन किए। उसके बाद भी हम लोगों ने जो काम किया है वो समाज प्रत्येक क्षेत्रों में काम किया। और पहले बिजली आती थी तो खबर बनती थी, अब बिजली जाती है तो खबर बनती है। 1-2 घंटा बिजली लालटेन लेके लोग पढ़ते थे, अब लालटेन युग ख़त्म हो गया। लालटेन को लोगों ने फोड़ दिया, इसलिए फोड़ दिया कि अब बिजली का ज़माना है। 20 घंटे बिजली सभी जगह रह रही है और घर घर बिजली पहुंच गई। गांव में जाके देखिए, घर घर बिजली पहुंच गई। अब कोई यह नहीं कह सकता कि सत्ता संपोषित अपराध है, अपराध की घटना खत्म नहीं हो सकती। लेकिन 15 साल पहले क्या था, सत्ता संपोषित अपराध था, इसलिए पलायन होता था। अब कोई माइक का लाल यह नहीं कह सकता कि बिहार में सत्ता संपोषित अपराध है। अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, उसको सज़ा मिलती है। इसीलिए आने वाला समय, अब यह चुनावी साल है, तो चुनावी साल है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, फिर हम लोग काम करेंगे। और जनता का आशीर्वाद क्यों नहीं मिलेगा? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मेरे क्षेत्र की जनता कहे कि नहीं विधायक ने काम नहीं किया। मैंने एक एक काम किया और काम के साथ साथ अपने क्षेत्र के मतदाताओं के लिए जन जुड़ाव, दुख में सुख में जब खोजे तब हाजिर। लोग तो कहते ही हैं कि विधायक आपके द्वार रहता है, जब विधायक को खोजिए तो रहता है। दूसरे क्षेत्र के विधायक कहते हैं आप इतना घूमते हैं, अपने जाते हैं। हम लोग को लोग परेशान करता है कि देखिए दरभंगा के विधायक है संजय सरावगी जी, जब बुलाइए चले आइए, आप परेशान करते हैं। चलिए ठीक है, काम हुआ है, काम आगे भी होगा और लोगों की जो समस्याएं हैं, पुरानी समस्याएं समाप्त होती है और फिर नई समस्याएं आती है। तो यूं ही सृष्टि का चक्र चलता है, ऐसे फिर पुरानी नई समस्याएं खत्म होगी, फिर आगे कुछ समस्याएं बढ़ेगी। लेकिन दरभंगा अच्छा शहर बने, दरभंगा सुंदर, स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बने, इसकी हम लोग की कल्पना और दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बदलाव आने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि लक्ष्मी सागर जैसे और टावर जैसे इलाकों में जो जलजमाव की स्थिति होती है वो जल्द सुधरे। अच्छा विधायक जी, आप लगातार अपने एरिया का भ्रमण करते होते हैं, अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इतनी ज़्यादा गंदगी आप देखते हैं तो उस बारे में दुख नहीं होता? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। हम लोग तो फ़ोटो खींच के नगर आयुक्त को भेजते हैं, जहाँ जाते हैं फ़ोटो खींच के नगर आयुक्त को भेजते हैं। लेकिन आपको समझना होगा, सभी का काम बटा हुआ है। संविधान के 76वें संशोधन में नगर निकाय बना, उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए, और 75वें संशोधन में ग्रामीण क्षेत्र में इकाई बना। तो नगर निगम को पहले, जब नगर निगम नगर निकाय को इतने अधिकार नहीं थे तो विधायक अनुशंसा करते थे। लेकिन अब वहाँ अपनी चुनी हुई सरकार है, जैसे राज्य सरकार है, भारत सरकार है, वैसे ही नगर सरकार है। सफाई, जल जमाव, गंदगी, मच्छर 100% उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन हम जिम्मेवारी को उन पर फेंक नहीं रहे हैं, हम लोग भी लगे रहते हैं। लेकिन जवाबदेही उनकी है, लोग टैक्स देते हैं, कर देते हैं। और आज तो जब हम लोग वार्ड काउंसलर थे तो 2 करोड़ टैक्स, 1.5 करोड़ आता था, पूरे 60-70 लाख आता था, और आज 20 करोड़ से ऊपर टैक्स आ रहा है। नगर निगम की ये पहली जवाबदेही नगर निगम की है, उनको ध्यान देना चाहिए। वहाँ भी मेरे जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और निश्चित रूप से सब लोग को मिलजुल कर कैसे शहर में गंदगी नीचे, मैं घूमता हूँ तो फ़ोटो खींच के मैं भेजता हूँ नगर आयुक्त को, या वहाँ के जो जिनको सफाई की जिम्मेवारी है कि भाई ऐसे कैसे चलेगा।
अब पैसा का कमी नहीं है, आधुनिकतम से आधुनिकतम उपकरण नगर निगम खरीद सकता है। इतनी राशि और राशि तो और राशि मिलेगी, लेकिन सफाई नगर निगम को करनी चाहिए। और जहाँ जहाँ गंदगी है, ये सफाई नगर निगम की जवाबदेही है। उसके बाद भी हम लोग लगे रहते हैं और उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। अच्छा, नगर निगम का बार बार नाम आ रहा है, तो ये जो नगर निगम के साथ जो ब्लेम गेम है, कहीं इसका ताल्लुकात उसमें एक सर्वोच्च पद धारण करने वाले इंसान के कारण, जो आपके विपक्षी पार्टी से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखती है, उसके कारण तो नहीं है? नहीं, वो भी कारण है, लेकिन जब दूसरे भी महापौर थे तब भी नगर निगम की स्थिति जो है अच्छी नहीं थी। हाँ ठीक, अभी जो उस पद पर हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। अब आप समझिए, 4 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री गली नली शहरी योजना का शिलान्यास माननीय मंत्री नगर विकास ने किया 4 अगस्त 2018 को, और आज 2 साल से ऊपर हो गया, 14 योजना में काम प्रारंभ हुआ। किसकी लापरवाही? इसका मतलब समीक्षा सही ढंग से नहीं हो रही कि इतना सारा पैसा, आज भी 19 करोड़ की राशि नगर निगम के खाते में पड़ी हुई है मुख्यमंत्री नली गली शहरी योजना का। वो 18 करोड़ अगर वो 1 साल से 2 साल से ज़्यादा से अगर वो शहर में लग जाता, कहीं जल जमाव की समस्या का निदान हो सकता था, कहीं सड़क बन सकता था। तो इसलिए प्रतिबद्धता की कमी है। अगर आप समीक्षा करेंगे, आपको सर्वोच्च पद पर आप हैं, अगर हर महीने समीक्षा करेंगे कि भाई कितना योजना हुआ, क्यों नहीं बना, इतना पैसा खाता में क्यों लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब रखना चाहिए। अगर जनता ने चुना है, पार्षदों ने चुना है और आप सर्वोच्च पद पर हैं, जब तक आप पद पर हैं आपकी महती जवाबदेही है कि नगर निगम को सही से चलाना। और इतनी बड़ी धनराशि अगर पड़ी हुई है, और आज आप याद करिए पूरा शहर अंधेरा में डूबा रहता था, आज 8,500 शहर में लाइट प्रधानमंत्री एलईडी योजना से लगी है हर पोल पर। उसके बाद जो नए पोल लगे वो छूटा हुआ है, लेकिन हर पोल पर एलईडी लाइट लगी है। इसलिए सबको को मिलकर जो भी जनप्रतिनिधि है, दरभंगा स्वस्थ बने, दरभंगा स्वच्छ बने और दरभंगा सुंदर बने, ये सबकी जवाबदेही है। उसमें मैं भी समाहित हूँ। निश्चित तौर पर हमने काफ़ी ज़्यादा सवाल किया और काफ़ी सहज अंदाज में नगर विधायक ने इनका जवाब दिया। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इस बार चुन करके आएंगे तो आपका प्रमुख एजेंडा क्या होगा? मैंने बताया ना, हमारा शहर अच्छा बने, मेरे विधानसभा में जो समस्या है वो ख़त्म हो। जाम की समस्या आज के दिन है, जाम की समस्या 7 रेल ओवरब्रिज बन जाएगा, 2-3 फ्लाईओवर बन जाएगा तो वो भी जाम की समस्या ख़त्म होगी। कहीं कहीं जल जमाव की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी आप बता रहे हैं समस्या है, तो एम्स बनेगा। इसलिए जो भी कार्य छूटे हुए हैं आने वाले समय में उन सभी कामों को पूर्ण करके दरभंगा स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बने, यही हम लोगों का संकल्प है। ये थे हमारे साथ दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।